गुड इवनिंग एवरीवन। स्टडी पाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट जीके का लेक्चर 4। आप लोग लुसेंट जीके पढ़ रहे हैं और लुसेंट जीके में आज होगा आपका लेक्चर नंबर 4। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं लुसेंट जीके में? हम लोग प्राचीन इतिहास का स्रोत पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्राचीन इतिहास के स्रोत, यानी प्राचीन जो इतिहास था हमारा उस समय, उसको जानने के जो स्रोत हैं हमारे सामने, उसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों का विवरण और लास्ट आज आपका बचा हुआ है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के बारे में। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक करें और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये जो सीरीज आपकी चल रही है लुसेंट जीके की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में पूछी जाती रही हैं और भविष्य में भी पूछी जाएंगी। तो आप लोग यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करेंगे, हर एक लेक्चर को देखेंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा भी लग रहा है तो भी यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे लुसेंट जीके का लेक्चर नंबर 4, और इसमें हम पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, या इसको हम बोल सकते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो पुरातात्विक साक्ष्य की सबसे पहले अगर हम बात करें कि पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, तो इसमें आपका शामिल होता है अभिलेख, स्मारक, भवन और मृदभांड। अभिलेख, स्मारक, भवन और मृदभांड, इन चारों चीजों को हम जब समूह में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें किसमें शामिल होती हैं? ये शामिल होती हैं आपकी पुरातात्विक साक्ष्य में, ठीक है? और इस जो लेक्चर होने वाला है आपका, इसमें हम पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यानी हम यहां पर अभिलेख, स्मारक, भवन और मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो एक एक करके इन चीजों को हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? अभिलेख को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन आप लोग आशा करता हूं लेके बैठे होंगे। सबसे पहले आप लोग यहां पर लिखेंगे अभिलेख। सबसे पहले हम अभिलेख पढ़ने वाले हैं, और अभिलेख पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि अभिलेख होता क्या है। अभिलेख होता क्या है? तो अभिलेख क्या है? अभिलेख एक प्रकार की पाठन सामग्री है। क्या है अभिलेख? क्या है? पाठन सामग्री। पाठन सामग्री का मतलब है ये एक ऐसे स्रोत थे जिनके माध्यम से हमें क्या पता चलता था कि हमारे जो प्राचीन काल में जो भी चीजें हुई हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, उनकी जानकारी हमको एक माध्यम से मिलती थी, और वो माध्यम था आपका अभिलेख। कई सारे माध्यम हैं, लेकिन यहां पर हम सबसे पहले अभिलेख के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभिलेख भी एक माध्यम था जिससे हमें प्राचीन काल के सारी जानकारी यहां पर मिलती थी कि प्राचीन काल में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें हुई, ऐसी जानकारी हमको यहां पर अभिलेखों के माध्यम से मिलती है। तो अभिलेख क्या है? पठन सामग्री है, पहली चीज। और दूसरी बात क्या है कि अभिलेख कैसे बनाए जाते हैं? अभिलेख क्या होता था? अभिलेख को किसी पत्थर में या ठोस सामग्री में या ठोस धातु में उत्कीर्ण किया जाता था। उत्कीर्ण किया जाता था मतलब उकेरा जाता था। समझ में आया आप लोगों को? अभिलेख क्या था? अभिलेख एक पठन सामग्री थी। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं पे गए किसी जगह पे, और उस जगह पर हम वहां पे पहुंचे और हमको पता करना है, किसी ने आपको टास्क दे दिया कि तुम यहां पर पता करो कि पहले यहां पर लोग रहते थे कि नहीं इस घर में,
कि नहीं रहते थे, तो सारी जानकारी हम कैसे इकट्ठा करेंगे? हम वहां पर देखेंगे कि बर्तन वर्तन मिलता है कि नहीं, हमको बर्तन देखेंगे, उसके अलावा हम देखेंगे कि वहां पे कुछ चित्र वित्र बना है कि नहीं, कुछ कुछ चीजें लिखी है कि नहीं, पेपर पड़ा है कि नहीं, चाय का कप पड़ा है कि नहीं, मोबाइल पड़ा है कि नहीं, कोई चीज खराब चीज वैसे वेस्ट मटेरियल्स पड़े हैं कि नहीं। इन सब से क्या करते थे हम? इन सब से हम पुरानी जो चीजें थी उनकी हम जानकारी इकट्ठा कर लेते थे। और उसी क्रम में, हेलो उषा शुक्ला, सभी लोग जुड़े रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो हम क्या करते थे, हम जाते हैं कहीं पे तो हम सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, वहां पे जितनी भी वस्तुएं हमें वहां पर मिलती हैं। तो अभिलेख क्या था? अभिलेख एक प्रकार की पठन सामग्री के लिए बनाया गया था, और इसमें क्या था, पत्थर या किसी ठोस वस्तु पर उकेरा जाता था, इसको पत्थर या ठोस वस्तु पर लिखकर उकेरा जाता था। और बाद में फिर ये क्या हुआ, और कई सारे अभिलेख हमारे सामने आए जो अभी निम्नलिखित होंगे, उनको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, चलिए। और आपका जो पुरातत्व शास्त्र है, पुरातत्व शास्त्र जो अभी हम पढ़ रहे हैं पुरातत्व के बारे में, तो पुरातत्व शास्त्र के जो पितामह थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे, जो सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये क्या थे? ये पुरातत्व शास्त्र के जनक थे। पुरातत्व शास्त्र के क्या थे? जनक थे। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो हम लोगों ने इतनी चीजें देखी, अब हम अभिलेख के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभिलेख का, जैसे मैंने आपको बताया, एक प्रकार की पठन सामग्री थी जो किसी पत्थर या किसी ठोस धातु में इसको उकेरा जाता था, पत्थर या किसी अन्य ठोस इसको धातु में उकेर दिया जाता था इसकी सतह पर, और फिर उसी को पढ़कर हम क्या करते हैं, पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों का हम पता लगाते हैं। ठीक है, पुरातत्व मतलब प्राचीन काल में क्या हुआ, इन चीजों की जानकारी हम यहां पर इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो आपका अभिलेख होता है, इसका जो अध्ययन होता है, यानी अभिलेख जो हम पढ़ते हैं उसका अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को बोला जाता है एपिग्राफी। याद रखिएगा, अभिलेख के अध्ययन को क्या बोला जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? एपिग्राफी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो अभिलेख के अध्ययन को बोला जाता है एपिग्राफी। ये आप लोग याद कर लेंगे। अब हम एक एक करके सारे अभिलेखों को देखेंगे जो हमारे सामने आए हैं, जिनकी खोज हो चुकी है, जिनके बारे में पढ़ा गया है और जिनसे सवाल पूछे जाते हैं, एक एक करके देखेंगे। और सबसे पहले इसी क्रम में हमारा जो पहला अभिलेख होगा उसका नाम है बोगज कोई अभिलेख। इसको बोगाज कोई भी बोल सकते हैं, बोगज कोई भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं बोगज कोई लिखा रहता है और कहीं कहीं बोगाज कोई लिखा रहता है। तो बोगाज कोई अभिलेख के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। और इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यह सबसे प्राचीन अभिलेख है, सबसे प्राचीन अभिलेख है, पहली इसकी विशेषता है। तो याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बोगज कोई। सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? उसका नाम है बोगज कोई। ये सबसे प्राचीन अभिलेख है, सबसे पहली इसकी खोज हुई थी। और इसमें जो ये आपकी खोज हुई, जब इसको पढ़ा गया ना, तो इसमें 4 देवताओं का उल्लेख है। 4 जो वैदिक देवता थे हमारे, उनका उल्लेख किया गया है। कौन कौन से देवता थे आपके? इंद्र जी तो रहते ही थे पहले, वरुण, मित्र और नासत्य। इन चारों देवताओं का क्या किया गया है? इन 4 देवताओं का यहां पर उल्लेख किया गया है। 4 देवताओं का उल्लेख किया गया है, मतलब इनके बारे में यहां पर बातें अंकित हैं कि 4 देवता होते थे। अब इससे क्या हुआ? इससे फायदा हमारा क्या हुआ? हमको पता चल गया कि जो प्राचीन काल के लोग थे, वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, उनको पता था भगवान के बारे में। ठीक है, वो भगवान को मानते थे, तभी यहां पर उन्होंने इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य देवता के बारे में यहां पर जानकारी प्रदान की है। तो याद रखिएगा, सबसे प्राचीन अभिलेख है बोगज कोई अभिलेख। ठीक है, कोई अभिलेख सबसे, बस कोई याद कर लीजिए लास्ट में। ठीक है, एक ट्रिक बना लीजिए इसको कि जो कोई है सबसे पुराना अभिलेख है। ठीक है, बोगज कोई सबसे पुराना अभिलेख है और इसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। मित्र, वरुण, नासत्य और इंद्र, 4 देवताओं का यहां पर उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। इतना क्लियर हो गया?
बोगाज कोई अभिलेख क्लियर हो गया। अब बोगाज कोई अभिलेख के बाद हम देखेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या देखेंगे? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में सबसे पहली चीज हम ये जानेंगे कि हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पर प्राप्त किया गया था। तो ये कलिंग में प्राप्त हुआ था। ठीक है, कहां पे प्राप्त हुआ था? उड़ीसा से प्राप्त, मतलब उड़ीसा में जो कलिंग नरेश खारवेल थे उनसे संबंधित है। तो याद रखिएगा, उड़ीसा में कलिंग नरेश, कलिंग के जो राजा थे खारवेल, उनसे संबंधित है। और एक चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है यहां पे कि जो कलिंग था ना वो हाथियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। कलिंग जो जगह थी जहां पे फिर बाद में क्या किया था, अशोक ने वहां पर जब हमला किया था उसको जीता था कलिंग किले को, फिर बाद में उनका क्या हो गया था, हृदय परिवर्तन हो गया था और वहीं से उन्होंने फिर बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा के मार्ग पे आ गए थे। तो ये जो कलिंग का किला था, यानी जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है। और आप इसको याद कर सकते हैं कि जो कलिंग नामक जगह थी ये हाथियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है आपका उड़ीसा में कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। सबसे पहला फैक्ट यहां पर ये है। ठीक है, और एक चीज और कि ये जो आपका अभिलेख था, इस अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का अभिलेख किया गया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना कि भारतवर्ष के नाम से पहले जाना जाता था भारत को। तो सबसे पहला जो ये अभिलेख था जिसमें भारतवर्ष का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया? भारतवर्ष का उल्लेख किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे देश की बात हुई, यहां पे देश के नाम की बात हुई है और उसका उल्लेख हमको यहां पर मिला। और एक फैक्ट इसके बारे में यह और है कि ये जो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख था ये तिथि रहित अभिलेख था। मतलब यहां पे आपको कोई डेट देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी आपको यहां पर तिथि यानी डेट देखने को नहीं मिलेगी। तो ये क्या था, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, तिथि रहित अभिलेख। तिथि रहित अभिलेख आपका ये था हाथी गुम्फा अभिलेख। तो दो अभिलेख हमने पढ़े। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? बोगाज कोई अभिलेख पढ़ा। वो सबसे प्राचीन अभिलेख है जिसमें वैदिक देवता, 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। दूसरा था आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। ये उड़ीसा में कलिंग नरेश जो खारवेल थे उनसे संबंधित ये अभिलेख था। और दूसरी बात, इसमें भारतवर्ष का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ ये जो अभिलेख था वो तिथि रहित अभिलेख था, यानी इसमें कोई डेट नहीं पड़ी हुई थी, इसीलिए इसको तिथि रहित अभिलेख बोला जाता है। तो इतनी चीजें आपकी आशा करता हूं क्लियर हो गई होंगी, बोगाज कोई अभिलेख और हाथी गुम्फा अभिलेख। और अगर ये चीजें आपकी क्लियर हो गई हो तो कमेंट करके बता दीजिए कि सर समझ में आ गया है। कमेंट करके बता दीजिए कि समझ में आ गया है, फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए, समझ में आ गया आप लोगों को, ऐसा लग रहा है, कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के। चलिए, अगला अभिलेख कौन सा था? अगला था आपका सोहगौरा अभिलेख। सोहगौरा अभिलेख। सोहगौरा अभिलेख। और ये जो आपका सोहगौरा अभिलेख था ये सबसे पहले, मतलब इसकी प्राप्ति कहां से हुई? तो इसकी प्राप्ति हुई थी गोरखपुर से। गोरखपुर आप सभी लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका संसदीय क्षेत्र यहीं पे है, गोरखपुर ही है और वहीं पे उनका मठ भी है। तो इसीलिए गोरखपुर बहुत ज्यादा फेमस है। तो गोरखपुर से क्या हुआ था, इसकी प्राप्ति हुई थी। सोहगौरा अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? गोरखपुर से प्राप्त हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक ऐसा अभिलेख था जिसमें सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर ये दुर्भिक्ष क्या होता है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दैत्य टाइप नाम लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि दुर्भिक्ष एक्चुअली होता क्या है। तो दुर्भिक्ष का सीधा सा मतलब है अकाल। अकाल तो आप सभी लोग जानते होंगे निश्चित रूप से। दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल।
अकाल का मतलब है पानी वानी नहीं, जब नहीं बरसता तो क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, और सूखा पड़ने की वजह से धन धान्य की कमी हो जाती है, अनाज जो रहते हैं नहीं उग पाते, और वहां पे अकाल पड़ जाता है, लोग भूखे मरने लगते हैं। तो यहां पे सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जो जानकारी मिली थी वो कहां से मिली थी, वो हमको मिली थी आपके सोहगौरा अभिलेख से, जो गोरखपुर में प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके बाद है आपका जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, और ये जो जूनागढ़ अभिलेख था, सबसे पहले ये जानेंगे कि ये किससे संबंधित था। तो ये संबंधित था रुद्रदामन से। किससे संबंधित था, रुद्रदामन का अभिलेख है, यानी रुद्रदामन के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। और रुद्रदामन कौन से वंश के शासक थे, ये थे शक शासक। ठीक है, रुद्रदामन क्या थे, शक शासक थे। तो यहां पर जूनागढ़ अभिलेख में शक शासक थे रुद्रदामन, उनके बारे में, रुद्रदामन के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख में शक शासक रुद्रदामन के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है, क्योंकि ये इन्हीं के बारे में अभिलेख था। और एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ये संस्कृत का पहला अभिलेख था, संस्कृत भाषा में ये पहला अभिलेख था। तो याद रखिएगा, संस्कृत का पहला अभिलेख। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये फैक्ट, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें जो आप अभी पढ़ रहे हैं ना, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसको एकदम आप लोग मिस मत करिएगा, एक एक चीज को एज इट इज याद करते रहिएगा, क्लास में याद हो जाएगा, बस एक बार रिवाइज करेंगे सारी चीजें क्लियर। तो यहां पर जूनागढ़ जो अभिलेख था, यह शक शासक रुद्रदामन से संबंधित था, और यह प्रथम संस्कृत अभिलेख था। ठीक है, तो यहां पर ये जो शक शासक रुद्रदामन से संबंधित था, तो निश्चित सी बात है इस अभिलेख में शक शासक रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती थी। ठीक है, शक शासक रुद्रदामन जो थे उनके बारे में जानकारी मिलती थी। तो यहां पर हम लोगों ने 4 अभिलेख अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, बोगाचकोई, हाथी गुम्फा, सोहगौरा और जूनागढ़। बोगाचकोई सबसे प्राचीन था। ठीक है, उसके बाद फिर आपका था आपका हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित था। उसके बाद आपका सोहगौरा गोरखपुर वाला, और लास्ट है आपका अभी जो हम पढ़ रहे हैं जूनागढ़ अभिलेख, जो शक शासक रुद्रदामन से संबंधित था। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे 4 अभिलेख के बाद। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। कमेंट करते रहिए आप लोग, सभी लोग कमेंट करते रहिए, जो चीजें नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, उसके बारे में बताते रहिए। उषा शुक्ला का कमेंट आया है कि जूनागढ़ कहाँ स्थित है। जूनागढ़ आपका गुजरात में स्थित है, जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए इसके बाद है आपका नासिक गुहा अभिलेख। अगला है आपका नासिक गुहा अभिलेख। अब देखिए, जो नासिक है ना, महाराष्ट्र में स्थित है। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो जब आप इंडिया का मैप देखेंगे ना, तो जब नीचे के साइड जाने लगेंगे ना, नीचे के साइड जब रीजन में जाने लगेंगे, तो आपको आगे जब पढ़ेंगे आप एंशिएंट हिस्ट्री, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो सातवाहन वंश था उसका शासन जो था वो आपके साउथ में देखने को मिलता है, आपके दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसके एक शासक थे, उनका नाम था वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। उनका ये अभिलेख है, उनके बारे में उसमें जानकारी प्राप्त होती है। तो यहां पर वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का अभिलेख है या ये भी बोल सकते हैं कि उनके बारे में जानकारी मिलते हैं। तो नासिक गुहा अभिलेख किसका था, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का अभिलेख था। और अभी ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब हम सातवाहन वंश पढ़ेंगे। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो सातवाहन वंश के शासक थे वो क्या करेंगे, आगे चल के अपनी माता के नाम पर नाम रखने लगेंगे। लोग पिता के नाम पर तो अपना नाम रखते हैं, लेकिन जब कोई माता को पहचान दे तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमको
सातवाहन वंश में देखने को मिलेगी। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड वंश था आपका। ये सब सारी चीजें हम आगे यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो विशिष्ट पुत्र पुलवामी का ये अभिलेख आपका था। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है आपका एरण अभिलेख। आगे है आपका एरण अभिलेख। और एरण जो आपका अभिलेख था ये कहां से प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था सागर मध्य प्रदेश से। सागर मध्य प्रदेश से ये जो आपका अभिलेख है एरण अभिलेख, इसकी प्राप्ति कहां से होती है? सागर से प्राप्त होती है। सागर मध्य प्रदेश का एक जिला है और वहां से इसकी प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और ये इसमें एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट है, उनको हम एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहले हम ये बात करें कि इसके शासक कौन थे। शासक जिन्होंने इसको बनवाया था, तो शासक थे भानुगुप्त। क्या नाम था शासक का? भानुगुप्त। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वही है। इसी अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा का इसमें उल्लेख किया गया था। इससे सती प्रथा के साक्ष्य मिले थे। सती प्रथा आप लोगों को पता ही होगा। उसमें क्या होता था? उसमें जब किसी भी मान लीजिए कोई महिला है, उनके पति की जब मृत्यु हो जाती थी, पति की मृत्यु के बाद क्या कर दिया जाता था? उस महिला को भी उसी के साथ चिता पर जला दिया जाता था। बहुत ही एक खराब मतलब दर्दनीय स्थिति होती थी उस समय, क्योंकि उस महिला को क्या किया जाता था? पहले उसको भांग धतूरा जैसे नशीले पदार्थ खिलाकर और ढोल नगाड़े पीटते हुए लेकर जाते थे, फिर उसको वहाँ पर जला देते थे। और इसलिए उसको नशीला पदार्थ खिलाते थे ताकि उसको दर्द का एहसास ना हो, और ढोल नगाड़े इसलिए बजाते थे कि उसकी जो चीख पुकार हो वो सुनाई न दे। लेकिन कितना भी आदमी नशे में रहेगा, लेकिन अगर किसी की मतलब आप किसी को जला देंगे तो निश्चित रूप से वो महसूस होगा। तो ये बहुत ही खराब प्रथा थी और इसका उल्लेख हमको मिलेगा आपके एरण अभिलेख में। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसमें सती प्रथा का उल्लेख किया गया। तो अगर क्वेश्चन आए कि सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है, तो आप लोग बोलेंगे कि सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य था आपके एरण अभिलेख से हमको देखने को मिला। तो इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई। और जितने अभिलेख यहां पर आप पढ़ रहे हैं, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। मैं बार बार आपसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। अभी कुछ चीजें ऐसी आएंगी जहां से क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, उनको भी मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं बार बार आपको बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना रहती है बहुत ही ज़्यादा होती है। एंशिएंट हिस्ट्री का ये समझिए सबसे स्कोरिंग पार्ट यही होता है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, और इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करते रहिए आप लोग। उषा शुक्ला बोल रही हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप। थैंक यू उषा शुक्ला। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। इसके बाद है आपका प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख। और प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में बस आप इतनी जानकारी रखिए कि इससे समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की जानकारी यहां पर आपको मिलती है। कहां से? प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त की जानकारी आपको यहां पर मिलेगी, यानी समुद्रगुप्त के काल की जानकारी। ठीक है, समुद्रगुप्त की जानकारी, और यहां पर आप लिख लीजिए, और उसके काल की जानकारी यानी उसके समय की जानकारी। उसके समय में क्या क्या चीजें थी, उस समय सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये सारी जानकारी मतलब कहां से मिलेगी? ये आपके मिलेगी आपके प्रयाग स्तंभ लेख से, जो समुद्रगुप्त से संबंधित है, और उसी के काल के बारे में यहां पर जानकारी आपको मिलती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका ऐहोल अभिलेख। अगला है आपका ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख कहां से मिलेगा आपको? ऐहोल अभिलेख की प्राप्ति हुई थी कर्नाटक से। कहां से हुई थी? कर्नाटक से हुई थी। केरल के बगल में कर्नाटक आपका, तो यहां पर क्या हुई थी? कर्नाटक से आपकी प्राप्ति हुई थी ऐहोल अभिलेख की। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।
ताकि क्या हो ना कि मुझे पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आएगा और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए, सारे लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। हर्षवर्धन सिंह, हर्षवर्धन के बारे में अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं एहोल अभिलेख में, तो आप भी ध्यान दीजिएगा। हर्षवर्धन जी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं ना आप ही के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है? तो आप लोग ध्यान देंगे इसको। एहोल अभिलेख में क्या जानकारी मिलेगी? चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम था उनका? चालुक्य नरेश, उनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है? पुलकेशिन 2 या द्वितीय। चालुक्य नरेश, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध की जानकारी कहां से मिलती है? एहोल अभिलेख से मिलती है। आप समझ में आया आपको हर्ष जी? हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी कहां से मिलती है? एहोल अभिलेख से मिलती है। क्लियर हो गया? कर्नाटक से इसकी प्राप्ति हुई थी। चालुक्य नरेश, पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच युद्ध हुआ था और उस युद्ध की जानकारी एहोल अभिलेख से हमको मिलती है। क्लियर हो गया? उनके युद्ध का जो वर्णन है सारा इस अभिलेख में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर मध्य प्रदेश की एक जगह है, एक जिला है। मंदसौर अभिलेख इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कौन से शासक से संबंधित था। तो मालवा का रीजन ये पड़ता है, तो ये संबंधित था मालवा नरेश यशोवर्मन से। आपका जो इंदौर वाला, उज्जैन वाला जो एरिया होता है ये सब मालवा का एरिया, ठीक है? तो ये कहां से संबंधित था? मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित था। और एक इंपॉर्टेंट बात अभी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहां पे बताने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पे कि इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है, विज्ञापन हम किसी चीज का करते हैं तो प्रथम विज्ञापन आपको इसी अभिलेख में मिलेगा। प्रथम विज्ञापन का जो साक्ष्य मिलेगा, पहला विज्ञापन का, वो आपको मंदसौर अभिलेख से मिलेगा। पहला विज्ञापन मतलब किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट हुआ था उसमें। अब सोचिए कि उस समय लोग कितने आगे थे। हम ऐसे इतना जल्दी हम ग्रोथ थोड़ी न कर गए हैं, कई हजार वर्ष लगे हैं तब जाके आज हम इस स्टेज पे हैं कि साइंस आज इतना आगे निकल चुका है कि सारी जानकारी हमको है, ठीक है? तो ये कैसे हुआ है? ये हुआ है कई हजार सालों में मनुष्य के विकास के कारण। तो उस समय आपका, एक सेकंड रुकिएगा, चलिए। तो उस समय क्या था कि पहला विज्ञापन का जो साक्ष्य मिला था वो आपके यहीं से मिला था, मंदसौर अभिलेख के, ठीक है? और एक चीज और इसमें लिख लीजिए कि रेशम जो बुनकर थे, मतलब रेशम की बुनाई भी होती थी उस समय, तो रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है यहां से। रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है, या रेशम बुनकर जो थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो मतलब प्राचीन समय के लोग भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी चीज़ें उनके संज्ञान में थी। मतलब अब एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, रेशम बुनकर भी थे, तो ये सारी चीज़ें आप देख के आपको समझते हैं। हम हिस्ट्री किस लिए पढ़ते हैं? हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं, इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि जो प्राचीन काल में चीज़ें बीत गई हैं उससे हमको सबक लेने की ज़रूरत है। और अभी हम लोग कुछ भी नहीं देख रहे हैं। एक समय ऐसा था जब भी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे कैसे मतलब क्या क्या चीज़ें थी। गांधी जी लोगों ने कितना ज़्यादा किया है, भीमराव अम्बेडकर जी ने कितना, सबने सहयोग किया है, कितना लोगों ने मतलब ये समझिए कि परिश्रम करके तब आज हम इस कंडीशन में पहुंचे हैं। सभी का योगदान हम देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रेटजी बना के उन लोगों ने देश को आज़ाद कराया। बहुत सारी चीज़ें हुई, कितने क्रांतिकारी थे, शहीद हुए, कई लोगों का योगदान था। किसी एक जाति का योगदान, किसी एक धर्म का योगदान नहीं था, सभी धर्म सभी जातियों के योगदान से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि आज हम अपना जीवन अच्छी तरह से बिता पा रहे हैं। तो ये सारी जानकारी हमको धीरे धीरे यहाँ पर मिलेगी, ठीक है? अब है अगला आपका भीतरी स्तंभ लेख। अगला क्या है आपका? भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख किससे संबंधित है? ये संबंधित है स्कंदगुप्त से। किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त
गुप्त से। भीतरी स्तंभ, भीतर गुप्त, ठीक है, कोई भीतर भी है और गुप्त है। जब भीतर छुप गया तो गुप्त हो गया। इससे आप लोग याद रखेंगे कि भीतरी स्तंभ लेख क्या है, गुप्त से संबंधित है, स्कंद गुप्त से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और लिख लीजिएगा कि भारत में जो हूण आक्रमण हुए थे, भारत में क्या हुए थे, हूण आक्रमण हुए थे, उसकी जानकारी भी मिलती है। भारत में हूण आक्रमणों की जानकारी हमको यहीं से प्राप्त होती है। भारत में हूण आक्रमणों की जानकारी हमको कहां से प्राप्त होती है, वो हमको भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। आगे बढ़ें। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, इसमें मिलती है जानकारी हमको गुर्जर प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है। गुर्जर प्रतिहार शासकों की जानकारी कहां से मिलती है हमको, ये मिलती है ग्वालियर अभिलेख से। इसके बारे में बस इतना ही जानिए कि जो गुज्जर और प्रतिहार जो शासक थे, उनकी सारी जानकारी हमको कहाँ, मतलब उनके बारे में हमको कहाँ सबसे पहले मिला, उनके बारे में जानकारी हमको मिली ग्वालियर अभिलेख से। ठीक है, चलिए अगला है आपका, अगला अभिलेख है आपका गरुड़ स्तंभ अभिलेख। अगला है आपका गरुड़ स्तंभ अभिलेख। क्या नाम था इसका, गरुड़ स्तंभ अभिलेख। और ये कहां से प्राप्त हुआ है, ये विदिशा जिले से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, विदिशा से प्राप्त हुआ है। भोपाल के बगल में है विदिशा जिला, वहीं से आपका ये इसकी प्राप्ति हुई है। विदिशा में एक जगह है, उसका नाम है बेसनगर, याद रखिएगा। बेसनगर कहां पर है, विदिशा में। तो ये कहां से मिला है, बेसनगर विदिशा से हमको प्राप्ति हुई है गरुड़ स्तंभ लेख की। ठीक है, अब देखिए आपको अभिलेख, मध्य प्रदेश में अभिलेखों की संख्या आपको काफी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि सेंट्रल इंडिया था, मतलब कि मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है, ये सेंटर में स्थित है। और यही कारण था कि यहाँ पे आपको अभिलेख ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप होते हैं ना, कहीं पे जाते हैं अगर नदी में, तो जहाँ पे सेंटर रहता है वहाँ पे पानी ज्यादा होता है, तो ठीक उसी प्रकार था कि सब घूम फिर के ना एक जगह वहां पर इकट्ठा होते थे। ठीक है, ये किसका था, ये हेलियोडोरस का अभिलेख था। किसका था, हेलियोडोरस का अभिलेख था। अब हेलियोडोरस कौन था, ये यवन का शासक था। ठीक है, यवन का शासक था। और इसमें आपको हेलियोडोरस का अभिलेख है, यानी हेलियोडोरस ने इस अभिलेख को बनवाया था। ठीक है, गरुड़ स्तंभ अभिलेख था। तो यवन कौन था, यवन का शासक नहीं था, ये यवन का राजदूत था। ठीक है, यवन का कौन था, ये राजदूत था। तो यवन का राजदूत था कौन, हेलियोडोरस। और उसी का ये अभिलेख है, उसने ही यहां पर जानकारी यहां पर दी हुई है इस अभिलेख में। ठीक है, और लास्ट इसके बाद एक चीज और लिख लीजिएगा यहां पे, कि जो आपका गरुड़ स्तंभ लेख है, आप इसको गरुड़ पुराण से जोड़ सकते हैं, और आप इसको बोल सकते हैं कि यहां पर भगवत धर्म की जानकारी मिलती है। भगवत धर्म की जानकारी मिलती है, और भगवत धर्म की जानकारी मिलती है, जिसका नाम ही है गरुड़ स्तंभ लेख। गरुड़ पुराण से आप जोड़ लीजिए, गरुड़ स्तंभ लेख, और यहां पर मिलती है भगवत धर्म की जानकारी। और इसके बाद एक लास्ट आपका अभिलेख है, उसका नाम है देवपाड़ा अभिलेख। क्या नाम है, यहां पे लिखता हूं, देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख। और ये आपका है लास्ट अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख है आपका लास्ट अभिलेख। ठीक है, और इसके बारे में यहां पे जानकारी मिलती है, इसमें जानकारी मिलती है विजय सेन के बारे में। किसके बारे में जानकारी यहां पे मिलेगी, यहां पर मिलेगी विजय सेन के बारे में जानकारी। विजय सेन कौन था, विजय सेन था बंगाल का शासक। और मैं आप लोगों को अभी आगे पढ़ाऊंगा जब आधुनिक भारत, तो आपको बंगाल के बारे में पढ़ाऊंगा, और फिर आप लोग जानेंगे कि बंगाल में कितना धन था, कितना समृद्ध था बंगाल, और अंग्रेजों ने उसको किस तरह से लूटा। 200 सालों तक अनवरत रूप से क्या किया, उसको लूट कर पूरा यहाँ से सब कुछ उठा ले गए।
तो ये सब सारी जानकारी हम कहाँ पर देखेंगे, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे। तो इसी के साथ ही जो आपके अभिलेख थे वो सारे समाप्त हो गए, और आशा करता हूँ कि आपको अभिलेख समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इस पीडीएफ को सेव कर लेता हूँ। पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन स्टडी पाई पर मिल जाएगी। आप लोग बस 1-2 मिनट का गैप देंगे, तब तक ये सेव भी हो जाएगा, और मैं थोड़ा पानी पी के भी आ जाऊँगा, ताकि फिर आप लोगों को फिर उसी एनर्जी के साथ पढ़ा सकूं। अब बस हम थोड़ा लिपियां देखेंगे और सिक्के, छोटा सा टॉपिक और बचा है, उसको हम यहां पर देख लेंगे। तो बस 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे। इस पीडीएफ को मैं सेव कर लेता हूं, उसके बाद फिर चलिए, जब तक सेव होता है तब तक मैं पानी पी के आ जाता हूं। तब तक आप लोग बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। चलिए, ये हो गया आपका सेव, ये हो गया आपका सेव। अब हम देखेंगे यहां पर, अब इन सारी चीजों को हम कर लेते हैं क्लियर, और इसके बाद हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम देखेंगे अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां, लिपियां का मतलब होता है एक तरह से भाषा, मतलब लिखने का तरीका, कि कैसे किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए हम हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, और भी कई सारी भाषाएं हैं हम उसमें लिखते हैं। तो उसी प्रकार अभिलेखों में क्या होता था, अभिलेखों में लिपियों का इस्तेमाल होता था। तो आज हम यहां पर पढ़ेंगे अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां। क्या पढ़ेंगे, अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां, उसको हम कवर करेंगे अपने इस टॉपिक में, बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, एकदम याद करवा दूंगा क्लास में ही। चलें, कंटिन्यू करें। चलिए, सबसे पहले देखिए यहां पे 3 की बात हम करेंगे। एक है ब्राह्मी, ठीक है, एक हो गया आपका ब्राह्मी, दूसरा है खरोष्ठी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, और तीसरा आपके अरमाइक लिपि, अरमाइक। ठीक है, 3 लिपि हैं आपकी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, वो आरामाइक, या उसको ग्रीक भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका जो आरामाइक है ना, उसको ग्रीक भी बोलते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी और आरामाइक। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राह्मी लिपि की। तो ये कैसे लिखा जाता था, यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। याद रखिएगा, लेफ्ट से स्टार्ट करते थे, राइट की तरफ लिखते थे, सॉरी। कैसे लिखते थे, बाएं से दाएं, मतलब जैसे उर्दू लिखते हैं ना, बाएं से स्टार्ट करते हैं फिर दाएं की तरफ, सॉरी, बाएं से दाएं मतलब जैसे हिंदी लिखते हैं हम लोग, पहले इधर से स्टार्ट करते हैं फिर लिखते हैं, उसी तरह ही होता था आपका, ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी। यानी जो आपकी ब्राह्मी लिपि थी, पहली लिपि है ब्राह्मी, और ये समझिए उस हिंदी की तरह लिखी जाती थी, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ हम लिखते थे। ठीक है, बाएं से हम लिखते थे दाएं की तरफ, लेफ्ट से हम लिखते थे राइट की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ। मान लीजिए इधर से है ना, इधर से इधर साइड, आप लोग कैमरे में देख रहे हैं, आप लोग इधर से इधर के साइड में हम लिखते थे। जैसे आपके बोर्ड में मैं कोई चीज़ लिख रहा हूं तो बाएं से दाएं की तरफ लिख रहा हूं, तो ब्राह्मी जो आपकी लिपि थी वो बाएं से दाएं में लिखी गई थी। और अशोक के ज्यादातर अभिलेख इशिमी भाषा में है। अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख हैं वो क्या हैं, इसी भाषा में लिखे गए हैं, इसी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के ज्यादातर जो आपके अभिलेख थे वो किस में लिखे गए हैं, आपके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। दूसरा है आपका खरोष्ठी लिपि। क्या है, खरोष्ठी लिपि आप यहां पे जस्ट उल्टा कर देंगे। ये कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, जैसे उर्दू लिखा जाता है ना, उसी तरह दाएं से बाएं ये क्या लिखा जाता था आपका,
ये लिखा जाता था खरोष्टी, दाएं से बाएं में। और जो पश्चिमोत्तर भारत में जो अशोक के अभिलेख मिलेंगे आपको पश्चिमोत्तर भारत में, वो कैसे मिलेंगे आपको? खरोष्टी लिपि में मिलेंगे। पश्चिमोत्तर भारत में अशोक के जो अभिलेख थे वो कैसे मिलेंगे आपको? वो मिलेंगे आपको खरोष्ठी लिपि में। इतना क्लियर हो गया आपका? इतना क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल तरीका है। पहला आपका है बाएं से दाएं, फिर दूसरा है आपका खरोष्टी दाएं से बाएं, और तीसरा है आपका अरामाइक ग्रीक। उसके बारे में हम बस ये पढ़ेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अशोक के अभिलेख मिले थे वो इसी भाषा में थे। ठीक है, यहां पे बस ये याद रख लीजिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अशोक के अभिलेख थे ना, वो आपके कैसे थे? वो आपके ग्रीक भाषा में थे या अरामाइक भाषा में मिलते हैं। तो इतना आपका क्लियर हो गया होगा। लिपियां आपकी अभिलेख में प्रयुक्त होने वाली निश्चित रूप से क्लियर हो गई होगी। बहुत ही इजी वे में आप लोगों ने यहां पर समझा है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है सिक्के। उसके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। सिक्कों के बारे में हम पढ़ेंगे यहां पर। सिक्के भी मिलते हैं बहुत सारे शासकों के, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो सिक्के थे उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं। सिक्कों को मान लीजिए, सिक्कों को पता किया गया, उनके बारे में अध्ययन किया गया, तो उस अध्ययन को बोला जाता है न्यूमिस्मेटिक। क्या बोला जाता है? न्यूमिस्मेटिक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूमिस्मेटिक क्या होता है? सिक्कों का अध्ययन, मतलब सिक्कों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको बोला जाता है न्यूमिस्मेटिक, सिक्कों का अध्ययन। इतना क्लियर हो गया। अब आपका जो मुद्रा था, भारतीय मुद्रा शास्त्र, उसके जनक कौन थे? उसके जनक थे जेम्स प्रिंसेप। आगे हम जेम्स प्रिंसेप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जेम्स प्रिंसेप थे भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक। जेम्स प्रिंसेप कौन थे? भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक। क्लियर हो गया? सबसे पहले सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। दूसरा आपका भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक कौन थे? वो थे आपके जेम्स प्रिंसेस। ठीक है, अब हम एक चीज और हमारे एक संज्ञान में आती है कि पंचमार्क सिक्का। पंचमार्क सिक्का, पंचमार्क सिक्का क्या होता है? मान लीजिए ऑप्शन में आया आपका पंचमार्क सिक्का है। अब आप वहां पर क्या करेंगे? तो देखिए पंचमार्क सिक्का क्या होता है, एकदम सरल शब्दों में याद रखिए कि ऐसा सिक्का जिसमें कुछ भी लिखा पढ़ा नहीं है, मतलब कुछ भी उसमें कोई भी लिपि कुछ लिखा नहीं हुआ, उसमें बस चित्र बना हुआ है। किसी भी सिक्के में बस चित्र बनाया गया है, तो ऐसा सिक्का होता है आपका पंचमार्क सिक्का। ठीक है, तो ये कैसा सिक्का है? ऐसे सिक्के जिसमें लेख नहीं होते, जिसमें कोई लेख नहीं होता, मतलब कुछ भी लिखा नहीं होता, सिर्फ उसमें क्या होता है? सिर्फ चित्रण होता है, यानी सिर्फ चित्र यहां पर बने रहते हैं, और ऐसे सिक्कों को बोला जाता है पंचमार्क सिक्का। क्लियर? बहुत इजी था, बहुत इजी था। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि सिक्कों पर जो लेख व तिथियां उत्पन्न होते हैं, मतलब कि उत्कीर्ण होते हैं। कोई भी सिक्का आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, कुछ जैसे आप सिक्का का देखेंगे उसमें ऐसा अंगूठा बना रहेगा या ऐसे करके बना रहेगा, या फिर आप देखेंगे पहले के सिक्कों में तो उसमें धान की बालियां बनी रहती थी। तो ये जो आपके लेख देखने को मिलते हैं सिक्कों पर, आपके सिक्कों पर लेख होता है, रुपीज रुपीज लिखा रहता है उसमें। सिक्कों पर लेख व चित्रण, इसको करने की परंपरा सबसे पहले किसने स्टार्ट की? मतलब किसने स्टार्ट, तो किसी ने किया होगा। पहले तो सिक्का ऐसे नॉर्मल बनता, पहले सोने होने का सिक्का बनता था, अब तो सोने का सिक्का नहीं बनता, अब तो सोने का सिक्का बनेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। तो सिक्कों पर लेख व चित्रण जो होता था, ये स्टार्टिंग किसने की थी? ये स्टार्टिंग की थी यवन शासकों ने। इसकी जो शुरुआत की थी
यवन शासकों ने इसकी शुरुआत की थी और पहली बार उन्होंने इसको किया था, ये प्रयोग किया था जो आज तक चला रहा है। लेख व चित्रण जो होता है तो किसने स्टार्ट किया था? यवन शासकों ने। ठीक है, अगला है आपका, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि बीच में मैंने आपको बताया कि सोने के भी सिक्के बनते थे। तो शुद्ध सोने का सिक्का किसके काल में बनता था? कुषाण शासकों के काल में। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के किसके काल में बनते थे? ये आपको मिलेंगे कुषाण काल में आपको मिलेंगे शुद्ध सोने के सिक्के, मतलब प्रॉपर 24 कैरेट के सोने वाला सिक्का बनता था आपका कुषाण काल में। उसके बाद आया आपका गुप्त काल। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के बने। सर्वाधिक सोने, याद ये रखिएगा, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो उससे आप लोग याद रखेंगे कि सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में हुए थे और शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल में। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल। क्लियर हो गया? यानी गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सिक्के प्रचलित किए। ठीक है, चलिए अब देखिए, फिर आगे आया सोना वोना का बन गया। अभी तो मान लीजिए स्टील का बन रहा है। सब सिक्का का मतलब हर तरह से बना था, सोने का सिक्का बना था, पीतल का, चांदी का, हर चीज का सिक्का था। तो फिर आगे क्या हुआ? एक शासक, मतलब एक वंश था सातवाहन वंश। तो जो सातवाहन शासक थे उन्होंने आपके कांच के सिक्के चलाए। कांच होता है ना, शीशा, शीशे के सिक्के चलाने वाले पहले जो आपके थे वो कौन थे? शीशे के सिक्के किसने चलाए? सातवाहन वंश ने या सातवाहन शासकों ने चलाए। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शीशा भूल जाएंगे आपको, शीशा मत भूलिएगा। शीशा सातवाहन वंश ने, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल ने, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल ने। इतना क्लियर हो गया आपका? इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त का जब शासन था तो समुद्रगुप्त ने क्या किया था? वीणा बजाते हुए, समुद्रगुप्त ने, उनका जो सिक्का था उनके समय का समुद्रगुप्त के, उसमें वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। मतलब जो समुद्रगुप्त का जो सिक्का था ना, समुद्रगुप्त की जो तस्वीर थी वो कैसी थी? वीणा बजाती हुई सिक्कों पर। सिक्कों पर समुद्रगुप्त की कैसी थी तस्वीर? वीणा बजाती हुई तस्वीर से हम ये मानते हैं कि जो आपका ये समुद्रगुप्त था, ये कैसा आदमी था? ये संगीत प्रेमी व्यक्ति था। अब भाई वीणा बजा रहा है तो मतलब संगीत प्रेमी, उसका इंटरेस्ट है ना उसमें, क्या है वो? संगीत प्रेमी था। तो यहां संगीत प्रेमी होने का जो साक्ष्य मिलता है समुद्रगुप्त का, वो सिक्कों से मिलता है कि सिक्कों में उसकी प्रतिमा बनी थी जिसमें वो वीणा बजा रहा था, तो उससे संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिल गया। तो इसी के साथ ही आज का जो हमारा ये लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया। आपको इसके पीडीएफ नोट्स कहां पर मिलेंगे? स्टडी पाई एप्लीकेशन पे मिलेंगे। ये जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है STUDYPIE, स्टडी पाई ही आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करिए, वहां पे आपको हमारा एप्लीकेशन सबसे ऊपर मिलेगा, उसको इंस्टॉल करिए और वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल्स में जाइए। वहां पर आपको ये सारे लूसेंट के पीडीएफ मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब कि जितनी चीजें मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, ये एज इट इज आपको कहाँ मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे। तो आप वहां पर जरूर जाइए और इसको एक बार पीडीएफ को देखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को मतलब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, और मान लीजिए नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर आपकी इच्छा, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त के साथ, मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि कोई है जो लूसेंट अभी पढ़ा रहा है, तो उनकी भी तैयारी एक बार हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को आप क्लियर कर लीजिएगा। कहीं भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।